जी। तो थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारा चैप्टर है, तो सवाल पैदा होता है सर थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है कितने, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरीज कितनी है। तो थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अगर हम देखा जाए तो मेनली हमारे पास जो है वो एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, एक आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो ये दो थ्योरीज हैं जो कि जिसको आप ईपीआरटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये जो दो थ्योरीज है मेनली ये आपके इस चैप्टर का पार्ट है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है सर ये सिर्फ क्या कोवलेंट बॉन्ड में होती है। यस बेटा, हमारा जो चैप्टर है बॉन्डिंग का, जो प्रीवियस बुक के अंदर था वो केमिकल बॉन्डिंग था। अच्छा, वो केमिकल बॉन्डिंग था तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग की तमाम बातें की जाती थी कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, केमिकल बॉन्डिंग कितने किस्म की होती है, केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वो सब हमारी प्रीवियस किताब के अंदर था। ये जो हमारी किताब चेंज हुई है, बुक चेंज हुई है, नई बुक में हमारे पास वो तमाम प्रीवियस क्लासिकल केमिस्ट्री को उड़ा दिया गया, और तमाम की तमाम क्लासिकल केमिस्ट्री को उड़ा के ये सिर्फ मॉडर्न केमिस्ट्री लेकर आ गए, जिस मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर हम थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। और इन्होंने कहा कि भाई वो सारी पुरानी बातें जो आप पहले पढ़ के आ चुके हो, वो सारी बातें हम दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे। लेकिन अगेन वही बात कि जो एग्जामिनर होता है, वो जो एग्जामिनर अंकल थे, अगर वो कायदे आजम के दोस्त हुए और उन्होंने कोई पुराना बुक से सवाल उठाकर दे दिया, किसी पुरानी बुक से सवाल उठाकर दे दिया, तो आप कहाँ जाओगे। तो बेटा उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ पुरानी बातें रिकॉल करके बैठना पड़ता है, ताकि जब आप एग्जाम में प्रिपरेशन करके एग्जाम देने जाओ तो आप अच्छे से प्रिपेयर हो, चाहे वो किसी भी किताब से आ जाए, किसी भी टॉपिक से आ जाए। आपको हर टॉपिक से अवेयरनेस हो, हर टॉपिक के बारे में आपको पता हो, ताकि आप इजिली एग्जाम को क्रैक कर सको। ठीक है। तो बात मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी आप लोगों को। क्विकली मैं कल की क्लास का थोड़ा सा वो ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि जो बच्चे कल की क्लास में नहीं थे वो भी हमारे साथ आ जाए। मेरा ख्याल है कुछ बच्चे वेटिंग रूम में वो कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। मैंने भी नहीं किया। तो कल की क्लास का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि जो बच्चे कल की क्लास नहीं ले सके वो फिर परेशान ना हो। सही है जी। अरे, कल हमने आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ा था। आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है सर, वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने वो आयनिक कंपाउंड होता है। वो कंपाउंड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने सर वो कौन सा होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई थी। फिर हमने आयनिक कंपाउंड की मजीद कोई टाइप्स वगैरह नहीं पढ़ी थी। कोवेलेंट कंपाउंड की हमने दो हिस्सों में टाइप्स पढ़ी थी, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, जिसमें पोलर कोवेलेंट था और नॉन पोलर कोवेलेंट में था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें सिंगल डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड था। फिर हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, असल चीजें इनकी प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को आपको याद होना चाहिए। तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ताकि प्रॉपर्टीज ही आपकी मैं रिकॉल कराऊं, तो आपको तमाम चीजें रिकॉल हो जाएं। प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर हम कर लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। बेटा मैं खाली कल की क्लास का रिकॉलर दे रहा हूँ, कल की क्लास से चंदा मैं रिकॉलर दे रहा हूँ, ताकि वो बच्चे जो कल नहीं थे या दूसरे हाफ में नहीं थे उनको पता चल जाए कि हम कहाँ चल रहे हैं, वरना फिर आगे जाएंगे तो वो बिल्कुल फारसी लग रही होगी उनको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी के अंदर हम दूसरी बात कर लेते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की। ये बेटा कल की क्लास का रिकॉलर है, ऑल दो मैं कल पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं इसको समराइज वे में बता रहा हूँ, ताकि वो बच्चे जो कल अवेलेबल नहीं थे वो भी हमारे साथ साथ हो जाए। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारे पास अलाइनमेंट। फोर्थ वन इज क्रिस्टलाइन। नंबर सिक्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है। कुछ में से नहीं भी होंगी जो कल नहीं देखी थी हमने। तो बेटा वो बचा,
अब परेशान मत हो, इधर देखें सबसे पहले फोकस्ड होके। सबसे पहले हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं। जब भी हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी के अंदर हमारा आयनिक कंपाउंड जो होता है वो चार्जेस की वजह से बनता है। जब चार्जेस की वजह से बनता है तो कोई भी चीज जो चार्जेस की वजह से बने तो वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। तो आयनिक कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बेड कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। और कंडक्ट कब करते हैं? जब उनको फ्यूज्ड या एक्वस स्टेट में रखा जाए। ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पहली बात। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट इन फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट। मोल्टन और फ्यूज स्टेट में ये गुड कंडक्टर होते हैं। अगर इनको सॉलिड स्टेट में देखा जाए, NaCl सॉलिड स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है। बट अगर उसको आप पानी में एक्वा सोल्यूशन बना ले तो वो गुड कंडक्टर बन जाता है। ठीक है। बट इन फ्यूज्ड और मोल्टन फॉर्म। कोवेलेंट कंपाउंड की बात की जाए कि नॉन कंडक्टर होते हैं, बट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। लाइक HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो HCl आपके पास क्या है? गुड कंडक्टर है। ये आपका नॉन कंडक्टर है, बट इसमें जो इलेक्ट्रोलिटिक कंपाउंड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलिटिक होते हैं वो आपके पास कंडक्टर होते हैं। नॉन कंडक्टर बेसिकली नॉन कंडक्टर होते हैं, बट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस आर कंडक्टर। अब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से मुराद क्या है? तो कल मैंने दो टाइप्स बताई थी कि कोवेलेंट कंपाउंड दो हिस्सों में टूट जाते हैं, एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और दूसरा कौन सा होता है? नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। याद है बेटा ये? तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में मैंने बताया था कि इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आयनिक से मिलती हैं, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं बेटे? कंडक्टर होते हैं। सेकंड है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में हम देखें तो आयनिक कंपाउंड क्यों थे? स्ट्रॉन्ग था, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता था, तभी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो हाई था, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड जो था उसका बॉन्ड जो था आयनिक कंपाउंड के मुकाबले में उसकी स्ट्रेंथ कम थी, तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है। तीसरा अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट की बात मैंने बताई थी कि आयनिक कंपाउंड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल होने के साथ साथ नॉन रिजिड होता है, ये रिजिड भी नहीं होता। जबकि अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनता है, तो ये डायरेक्शनल होता है, और डायरेक्शनल होने के साथ साथ रिजिड भी होता है। डायरेक्शनल एंड रिजिड कोवेलेंट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो वो हाईली डायरेक्शनल होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें तो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म पाया जाता है। जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड होता है उसमें आइसोमेरिज्म पाया जाता है। कार्बन के अंदर हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, पढ़ रहे होंगे, तो इसमें आइसोमेरिज्म पाया जाता है। पता कैसे चलेगा कौन सा कोवलेंट है कौन सा आयनिक है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो दोनों बॉन्डिंग एलिमेंट्स का, तो आपका कंपाउंड आयनिक होगा। अदरवाइज वो क्या होगा? कोवलेंट होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.0 से लेके 0.4 तक हो तो वो नॉन पोलर है। और 0.4 से लेके 0.9, 0.4 से लेके 1.7 तक हो तो वो आयनिक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। 1.7 से ऊपर जाएंगे तो वो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। रिएक्शन रेट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई होता है, बहुत क्विकली रिएक्शन करते हैं। जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो स्लो रिएक्शन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या क्या होता है इनका? लो होता है। लाइक सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर रिजॉल्व होता है। जबकि हम किसकी बात करते हैं? कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड लाइक डिजॉल्व लाइक के कॉन्सेप्ट पे चलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट आपको मैंने कल दिया था कि भाई अगर पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ठीक है। और अगर नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ये सारी बातें हमने कल पढ़ी थी, आज हमने थोड़ा सा 10 मिनट के अंदर इसका रिकॉल ले लिया।
चलिए जी, क्विकली हम आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं तो पहली थ्योरी का नाम होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इस थ्योरी को हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम होता है वेस्पर थ्योरी। क्या नाम होता है इसका? वेस्पर थ्योरी। क्विकली जनाब, वेस्पर थ्योरी भी पढ़ने से पहले वेस्पर थ्योरी भी पढ़ने से पहले हम पहले देख लेते हैं सर, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने किस्म के होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड पता होंगे तो मेरा बेटा आप लोग जल्दी से थ्योरीज को इजीली कवर कर लोगे। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सर टाइप्स ऑफ बॉन्ड ऊपर तो हमने पढ़े नहीं बेटा, वो क्लासिकल केमिस्ट्री में पढ़े हैं। अभी हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ने लगे हैं मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक को आप क्या बोलते हैं चंदा? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। दूसरे को आप क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड कहते हैं। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। नंबर वन इज सिग्मा और नंबर टू इज पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड कौन सा होता है, ये भी हमें देखना है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये देखना है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने कितने किस्म के होते हैं, ये दो बातें हमने देखनी है। ठीक है, तो नंबर वन इज सिग्मा बॉन्ड, नंबर टू इज पाई बॉन्ड। तो आपको मेनली तो ये बात पता ही होती है। जस्ट आई एम रिकॉलिंग दिस कि सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है बेटा? वो बॉन्ड जो ऑर्बिटल्स की या जो मैं बॉन्ड्स पढ़ाने लगा हूँ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ाने लगा हूँ, ये ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट से बता रहा हूँ, ये एटम के रिस्पेक्ट से नहीं बता रहा। ऑर्बिटल्स की जहां पर बात आएगी वहां पर चार चीजें लाजमी याद आती हैं आपको। वो कौन से चार ऑर्बिटल्स हैं? एक होता है एस, दूसरा होता है पी, तीसरा कौन सा होता है डी, और चौथा कौन सा होता है एफ। तो मैं ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट से आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताने लगा हूं। तो अब यहाँ पर मेनली दो किस्म के बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा कौन सा होता है? पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है सर? ये वो बॉन्ड होता है, सबसे नंबर वन, सिग्मा बॉन्ड इज अ प्राइमरी बॉन्ड। दो एटम्स जब भी बॉन्ड बनाएंगे तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले बनेगा। इसी तरह अब ये कोवलेंट बॉन्ड के अंदर होता है, आयनिक बॉन्ड के अंदर ये सारी कहानियां नहीं है। ये कोवलेंट बॉन्ड के अंदर है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पढ़ रहे हैं। पाई बॉन्ड कौन सा होता है? सेकेंडरी बॉन्ड होता है। पहला बॉन्ड बन गया, अब दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 15वां जो भी बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये होता नहीं है, सिर्फ तीन तक बॉन्ड बनते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सही है। तो पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा पाई और तीसरा बॉन्ड भी कौन सा होगा? पाई बॉन्ड होगा। सबसे पहले कौन सा बॉन्ड हुआ सर? प्राइमरी बॉन्ड हुआ। दूसरा, ये कैसे बनता है? ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग करें या हेड ऑन ओवरलैपिंग करें तो उससे जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है सर? सिग्मा बॉन्ड होता है। इसी तरह जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है? पैरेलल, या इसको आप कहते हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। पैरेलल और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल एक दूसरे से साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं तो वो ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है चंदा? पाई बॉन्ड बनता है। ये बात समझ में आ गई, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अब सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो प्राइमरी बॉन्ड होता है, तो प्राइमरी बॉन्ड होने की वजह से ये स्ट्रॉन्गर होता है देन पाई बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के मुकाबले में ये क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। और ये जो पाई बॉन्ड होगा सर, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो स्ट्रॉन्गर है तो ये कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में ये वीकर बॉन्ड होगा। अब सिग्मा बॉन्ड किस किस के दरमियान बन सकता है? जब मेरा बेटा सिग्मा बॉन्ड की बात करता हूं तो सिग्मा बॉन्ड बन सकता है एस और एस ऑर्बिटल के दरमियान। सिग्मा बॉन्ड बन सकता है एस और पी ऑर्बिटल के दरमियान। सिग्मा बॉन्ड बन सकता है पी और पी ऑर्बिटल के दरमियान। हमारे पास एस और पी ऑर्बिटल की केमिस्ट्री है, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल की केमिस्ट्री नहीं है। तो हमने एस और पी को ही देखना है। जब एस और पी को देखना है तो पाई बॉन्ड जो बनता है मेरा बेटा वो सिर्फ और सिर्फ पी और पी ओवरलैपिंग से बनता है। वो किससे बनता है? पी और पी ओवरलैपिंग से बनता है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? बनाने का देखना जरूरी नहीं है। एस और एस की ओवरलैपिंग कोई मसले की बात नहीं है कि एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है ये आपका कौन सा बॉन्ड है सर? दिस ओवरलैपिंग रीजन इज सिग्मा बॉन्ड। ये आपका एक एस ऑर्बिटल, ये आपका दूसरा एस ऑर्बिटल, इनके दरमियान जो ओवरलैपिंग रीजन है वो कौन सा रीजन हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। एस और पी ऑर्बिटल, एस और पी ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल कौन सा होगा सर? एस ऑर्बिटल होगा। एक ऑर्बिटल कौन सा होगा? एस ऑर्बिटल। दूसरा ऑर्बिटल कौन सा होगा सर? पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कैसा दिखता है सर? पी ऑर्बिटल दिखता है डम्बेल।
तो इनके दरमियान जो ओवरलैपिंग रीजन है, ये इनके दरमियान का ओवरलैपिंग रीजन है। इस ओवरलैपिंग रीजन को आप क्या बोल दोगे? ये सिग्मा बॉन्ड है, ये एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी और पी ऑर्बिटल ऑब्वियसली सर ऐसे ही दिखेगा। पी और पी ऑर्बिटल के अंदर दोनों ऑर्बिटल्स कौन से होंगे? पी होंगे। पहला पी ऑर्बिटल ओवरलैप होता है दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ, तो वो ये इनका ओवरलैपिंग रीजन। और यहां पर जो बॉन्ड बन गया वो कौन सा बन गया सर? पी ऑर्बिटल की पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग से। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? तो इसमें कोई मसले की बात ही नहीं है। जो भी दो एटम्स बॉन्ड बना रहे होंगे, आप उनके लास्ट शेल में देख लोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में। जब भी दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं तो आप चेक कर लोगे कि उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में। अगर उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, दूसरे एटम का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, तो इसका मतलब उसमें कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग की मिसाल, अगर आप मेरा बेटा एस एस ओवरलैपिंग देखोगे तो एस एस की मिसाल आपको मिलेगी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जब बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन का पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी एस ऑर्बिटल में, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी एस ऑर्बिटल में, तो इसकी ओवरलैपिंग कौन सी होती है? एस एस ओवरलैपिंग होती है। कौन सी ओवरलैपिंग होती है? एस एस ओवरलैपिंग। अच्छा, ऑर्बिटल और शेल्स में फर्क है। जब बेटा शेल्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो चंदा बात होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड से मुराद के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। जब भी लफ्ज शेल का इस्तेमाल किया जाए या ऑर्बिट का इस्तेमाल किया जाए, जब भी ऑर्बिटल की बात की जाती है तो ऑर्बिटल का मतलब एस पी डी एफ होता है। और ऑर्बिटल के लिए फिर एक और टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है जिसको डी जनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं। डी जनरेटेड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी मैं प्रीवियस चैप्टर में देकर आया था कि भाई डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स ऑफ पी कितने हैं, तो पता चलता है तीन डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स है पी के, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पांच डी जनरेटेड ऑर्बिटल हैं डी के डी एक्स वाई डी वाई जेड। ठीक है, तो ये हमने फर्क देखा है। अब इसी तरह हौसला, अभी पी वर्टिकल पे आ रहा हूं मैं। अगर एस पी की आपने मिसाल देखनी है, एस पी की मिसाल देखनी है तो बहुत सिंपल है भाई। एस पी ओवरलैपिंग कैसे नजर आती है? एक एटम हाइड्रोजन का है जिसमें एस ऑर्बिटल है, दूसरा एटम क्लोरीन का है। तो क्लोरीन का आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में होता है। तो HCl का जो बॉन्ड बनता है वो एस और पी ओवरलैपिंग से बनता है। हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल आता है, क्लोरीन का पी ऑर्बिटल आता है, एस पी ओवरलैपिंग होती है तो HCl बनता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पी और पी की ओवरलैपिंग आप देखेंगे तो पी और पी, फ्लोरीन का फ्लोरीन से जो बॉन्ड बनता है, एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन भी पी ऑर्बिटल में है, दूसरे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन भी पी ऑर्बिटल में है, दोनों आपस में ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएंगे तो पी और पी ओवरलैपिंग होगी। सर ये कैसे पता चला फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है? तो मेरा बेटा इसके लिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। फ्लोरीन का 9 होता है एटॉमिक नंबर, तो क्या होगी? 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो लास्ट ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, जो अनस्टेबल है, जो बॉन्ड पेयर है, वो कौन से ऑर्बिटल में? पी ऑर्बिटल में। दूसरे फ्लोरीन का भी कौन से ऑर्बिटल में होगा? पी ऑर्बिटल में। तो फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड कैसे बनेगा सर? एक फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल दूसरे फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा। मेक सेंस? कोई टेंशन तो नहीं है इसमें, कोई परेशानी तो नहीं है? तो ये HF का जो मॉलिक्यूल बनता है या HCl का मॉलिक्यूल जो बनता है वो आपसे बोलता है कि HCl के मॉलिक्यूल के पीछे कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है। तो HCl के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ क्या करता है? ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड होती है इसमें किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? तो ये लाजमी याद रखिएगा, ये एग्जामिनर का सवाल है। सिग्मा बॉन्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो होती है वो पी और पी ओवरलैपिंग की होती है। पी और पी ओवरलैपिंग के बाद एस और पी ओवरलैपिंग की होती है। और सबसे वीक जो होता है वो होता है एस और एस की ओवरलैपिंग। तो ये इनकी क्या है बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है मेरे बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? पी और पी ओवरलैपिंग की, देन एस पी ओवरलैपिंग की, देन एस एस ओवरलैपिंग की। तो व्हाट इज दिस? दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड।
ये सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ है। ठीक है। पी और पी ओवरलैपिंग, पी और पी ओवरलैपिंग जो होती है वो आपकी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कहलाती है। सर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से मुराद क्या है? सर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से मुराद है कि एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। ये साइड बाय ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं होगी। इस साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को आप बोलोगे पाई बॉन्ड। ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी देख सकते हो और इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई टाइप्स नहीं होती। जब कोई टाइप्स नहीं होती तो इसका मतलब क्या होगा कि सर इसमें भी फिलहाल कोई मिसाल भी नहीं है। और दूसरा, इसमें जब कोई टाइप्स नहीं होती तो सर इसमें कोई स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है। ठीक है। क्लियर है? तो ये देख लें, डेफिनेशन देख लें। सर ये एसपी में क्या डिफरेंस है ये समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा एसपी में डिफरेंस है ना, बिल्कुल। एसपी में क्या है? एक ऑर्बिटल एस का है, दूसरा ऑर्बिटल पी का है। तो एस की पी के साथ ओवरलैपिंग हुई है। एस और एस में क्या है? एक ऑर्बिटल एस का है, दूसरा ऑर्बिटल भी एस का है, एस और एस की ओवरलैपिंग हुई है। पी पी में क्या हुआ? एक ऑर्बिटल भी पी का है, दूसरा ऑर्बिटल भी पी का है, तो पी और पी की ओवरलैपिंग हुई है। किसकी ओवरलैपिंग हुई है? पी और पी की ओवरलैपिंग हुई है। अच्छा जी, हो गया ये, इसमें कोई टेंशन तो नहीं है। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देख लिया आपने। पी और पी की स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा है? पी और पी की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह क्या है? देखिए बेटा, इसमें जो ओवरलैपिंग रीजन होता है उसमें होता क्या है? एक पी ऑर्बिटल का एक लूप दूसरे पी ऑर्बिटल के दूसरे लूप के साथ ओवरलैप हो जाता है। ये पूरा हिस्सा ओवरलैप हो जाता है, ये एक तरह से टॉफी बन जाती है। ये देखें, ये एक पी ऑर्बिटल, ये ओवरलैप हुआ दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ। कौन सी ओवरलैपिंग है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। तो अब ये कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होती है कि एक पी ऑर्बिटल का ये वाला लूप दूसरे पी ऑर्बिटल के इस वाले लूप के साथ ओवरलैप हो जाएगा। तो ये पूरा इस तरीके से ओवरलैप होकर ये बन जाता है। इस तरीके से बनता है, ये इनका ओवरलैपिंग रीजन होता है। ये इनका ओवरलैपिंग रीजन होता है। अच्छा, इस ओवरलैपिंग रीजन की वजह से जब ये एक दूसरे में बिल्कुल वो हो जाते हैं, हम कहते हैं ना एक दूसरे में बिल्कुल समा जाते हैं, इस तरीके से बनता है। ये इनका ओवरलैपिंग रीजन है। ये पहले पी ऑर्बिटल का पार्ट है, दूसरे पी ऑर्बिटल का पार्ट है। तो इनकी ओवरलैपिंग इतनी एक दूसरे के अंदर कहते हैं ना फिक्स हो जाती है जाके, कि इनको अलग करना मुश्किल होता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ किसकी होती है? पी और पी ओवरलैपिंग की होती है। देन किसकी होती है? एस और पी ओवरलैपिंग की होती है। और आखिर में सबसे जो कम स्ट्रेंथ का होता है वो उसकी स्ट्रेंथ किसकी होती है? वो किसकी होती है? एस और एस ओवरलैपिंग की होती है। अब होगा क्या? ये जो एस है ना, समझे जरा बात को। ये जो मेरा बेटा आपके पास एस है, ये एस और एस की जब ओवरलैपिंग हो रही है, तो एस और एस की ओवरलैपिंग से ये एस कहलाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। एक एटम का है, ये एस कहलाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरा वाला एस भी क्या कहलाता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसे ही है। जब इनकी ओवरलैपिंग हो गई, अकेले अकेले ये कहलाते थे, इंडिविजुअली ये कहलाते थे एटॉमिक ऑर्बिटल। जब इनकी ओवरलैपिंग हो गई तो आफ्टर द ओवरलैपिंग इनको कहा जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे बेटा एटम अकेला होता है, हाइड्रोजन अकेला है तो हाइड्रोजन एटम कहलाएगा। H2 है तो H2 को हाइड्रोजन एटम नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह
एस और एस की ओवरलैपिंग होती है, तो एस क्या कहलाता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। आफ्टर द ओवरलैपिंग ये क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अपनी अलग साइंस है पूरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अपनी पूरी अलग साइंस है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की साइंस पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यस, यू कैन से ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा नहीं, आपका ओवरलैपिंग पैटर्न देखा जाता है। अब पी और पी का ओवरलैपिंग पैटर्न आपने क्या दिखाया कि एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल में जाके पूरा फिक्स हो गया। तो दैट्स वाई आप क्या कहोगे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। तो पी और पी ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ ज्यादा, देन एस पी ऑर्बिटल, देन पी और पी ऑर्बिटल, देन एस और एस ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड की एक बात बेटा लिख लीजिएगा, जब भी दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उनमें पाई बॉन्ड की तादाद या तो जीरो होगी, मिनिमम पाई बॉन्ड या तो जीरो होंगे, और मैक्सिमम पाई बॉन्ड अगर बनेंगे तो वो किसके बराबर बनेंगे? टू के बराबर बनेंगे। तो मिनिमम पाई बॉन्ड या तो जीरो होंगे और मैक्सिमम पाई बॉन्ड किसके बराबर होंगे? जीरो के, टू के बराबर होंगे। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा बेटा इसके बाद जो है, एक सेकंड।